आज हम पढ़ेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। देखिए, तो बीएससी लेवल पर तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पूरा डिटेल पढ़ना, आप लोगों को पूरा एक एक डिटेल इसका पढ़ना है। जब आप एमएससी में जाते हैं तो इसका एक्सपेरिमेंट भी करना है, और आप लोग बहुत लोग एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। माइकलसन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं इस पूरे डिवाइस को, इसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। लेकिन चूंकि हम लोग कम्पिटिटिव बेसिस पर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम लोग एक एक डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम इतना बता देंगे कि आप बीएससी कभी गलती से उठाकर देखिएगा, चाहे किसी को बताना चाहिए तो बता सकते हैं। तो जो बेसिक मैथमेटिक्स जो यहाँ इन्वॉल्व है वो हम बताएंगे, अब प्लस सीधे हम लोग चले जाएंगे न्यूमेरिकल्स बनाने में। लेकिन फिर भी इतना आपको हम बता देंगे कि जो बेसिक सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन पूरा थ्योरेटिकली आपको हम नहीं लिखाने वाले हैं, कौन कहाँ पर है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, क्या है, बस जो बोलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को बाद में देख के आप लोग नोट्स बना सकते हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में। तो और अगर बहुत ज्यादा डिटेल जाना है तो मुझे नहीं लगता कि इतना समय आप लोग के पास, कितना डिटेल जाने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पर एक ऑपरेटर्स आपके सामने यहाँ बना हुआ है, विजिबल होगा आप लोग को। इस ऑपरेटर्स में देखिए, ये एक सोर्स है। ये आपका एक लाइट सोर्स, ठीक है। ये आपका एक लाइट सोर्स, देखिए ये यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जानते हैं, सिंगल वेवलेंथ का लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। ये लाइट, बस जो रेड कलर से हम दिखा रहे हैं उसको देखिए, फॉलो करिएगा। ये लाइट यहां से चलता है, यहाँ पर एक सेमी सिल्वर्ड प्लेट होता है, जिससे कि लाइट का दो भाग हो जाता है। एक भाग सीधे इस मिरर पर आता है, ये एक मिरर है, एक मिरर पर आता है, फिर ये टकरा के वापस आता है। बस ये रेड वाले बॉल को फॉलो करेगा आपको, टकरा के वापस आया और फिर वापस इसमें घुस जाता है। ये टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप को डिजिटली देखिए यहाँ कनेक्ट किया गया कंप्यूटर में, ठीक। तो पहला मतलब यहाँ जो लाइट चला, एक भाग के बारे में बताएं। यहाँ से दो भाग होता है लाइट का, क्योंकि सेमी सिल्वर्ड प्लेट है, इसका दो पार्ट होता है। एक लाइट सीधा निकल जाता है, यहाँ से टकरा के वापस आता है, चूंकि मिरर होता है, यहाँ से टकरा के वापस आता है, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके टेलीस्कोप में घुस जाता है। दूसरा जो लाइट है, जो यहाँ से यहाँ पहुंचा था, मतलब दो, एक ही लाइट है, दो पार्ट में हुआ था, एक पार्ट तो ऐसे फॉलो किया मोशन, दूसरा क्या हुआ, वो इस मिरर के पास पहुंचता है, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, जो भी होता है, और अंत में आके यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए इस मिरर को दोबारा क्रॉस करता है, फिर इसी टेलीस्कोप में चला आता है। तो इस टेलीस्कोप में दो बार लाइट आ रहा है, एक इस मिरर से वापस टकरा के, और एक इस मिरर से, दो तरह का लाइट आता है। अब ये दोनों जो लाइट हैं, दोनों के लाइट में क्या होता है, कुछ पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। आप लोग को अच्छा और बता देंगे, एक थोड़ा सा इंटरफेरेंस के बारे में आइडिया यहाँ होना चाहिए था। हम ये मान के चल रहे कि लगभग आप इंटरफेरेंस क्या है वो जानते हैं, लेकिन हल्का आइडिया हम दे देंगे। तो दो लाइट वेव जो यहाँ पहुंचे, वो आके इस टेलीस्कोप के अंदर इंटरफेयर करते हैं, है ना। इंटरफेरेंस होता है, फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस होता है, जिसके चलते ये एक पैटर्न बनता है। ये एक स्पेशल पैटर्न है, ये किसी तरह का पैटर्न बन सकता है, ब्राइट डार्क जरूरी नहीं कि गोल गोल बने, ये अलग अलग शेप ले सकता है। ये कुछ इस तरह का भी शेप ले सकता है, ये कुछ ऐसा ऐसा शेप भी ले सकता है। मतलब ये खाली जगह में ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, इस तरह का। अच्छा, ऐसा भी बन सकता है। मीन्स कलरिंग, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कलर तो नहीं दिखेगा। यहीं पर व्हाइट लाइट यूज करेगा तो कलर दिखता है इसमें। व्हाइट लाइट नहीं, हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये इसका एक प्रॉपर वर्किंग है, मतलब सिंपल एक डायग्राम के रूप में। अब इसी चीज को फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ से लाइट चलता है, ये लाइट सीधे निकल जाता है, ठीक है। आने के बाद ये वापस इस मिरर में आता है, दिख तो नहीं रहा हुआ, और एक लाइट जो है टकरा के इधर जाता है, जो टकरा के वापस इसमें आता है, ठीक। और इस लाइट को और ऐसे दिखाते हैं, ये इधर से गया टकरा के वापस, ये दोनों यहाँ के इंटरफेयर करता है, यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। ये जाने वाला रे, आने वाला रे, ये जाने वाला, आने वाला, बीच में ये जो होता है मिरर, लाइट को बाइफरकेट करता है, दो भाग में तोड़ता है।
चलिए अगला पेज में आते हैं। जो वहां घटना घटा था उसी का एक रे डायग्राम यहाँ छोटा सा बना हुआ है। अगर आप लोग कभी नोट्स देखिएगा ग्रेजुएशन का, तो ये डायग्राम आप लोग बनाते हैं, क्योंकि वहां तो इंटरफेरोमीटर दिखता नहीं है, ये डायग्राम आप लोग बनाते हैं। इस डायग्राम में देखिए यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है, इसको पतला करने के लिए यहाँ पर कॉलीमेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉलीमेटर कहलाता है। अगर आप लोग, ये सोर्स होता है, ये हो गया सोर्स, ये एक तरह का कॉलीमेटर है। ऐसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसे हमने बता दे रहे हैं। कॉलीमेटर है, ये हमारा क्या है, सेमी सिल्वर प्लेट है, सेमी सिल्वर प्लेट है। कौन सा प्लेट, ग्लास प्लेट है, सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है, ग्लास पढ़ लीजिए आप लोग। यहाँ पर एक और, ये भी सेमी सिल्वर ग्लास प्लेट है ना, इसी को कॉम्पेंसेटिंग प्लेट भी कहते हैं, कॉम्पेंसेटिंग। इसका रोल क्या हम लोग चर्चा करेंगे। कॉम्पेंसेटिंग प्लेट भी कहते हैं। बाकी ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। किसी को M1 M2 मार सकते हैं, मिरर है, ये हमारा मिरर है, ये भी हमारा मिरर है, प्लेन मिरर होता है। लाइट यहाँ से चला, यहाँ के लाइट अगर दिख रहा होगा आप लोगों को डायग्राम में, यहाँ से लाइट एक नीचे की ओर गया, ठीक है। लाइट यहाँ से बैंड किया, फिर ये सीधे निकल गया, फिर यहाँ बैंड किया, फिर यहाँ आया, ये मिरर से टकरा के वापस आया। देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर टकरा के वापस आ रहा है, फिर से क्रॉस करते यहाँ से वापस ये अंदर के, ये यहाँ पर टेलीस्कोप लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, ठीक है। वैसे ही ये जो लाइट है, यहाँ से एक लाइट ऊपर क्यों जाता है, ये वाला हरा कलर से इसको दिखा दे रहे, ऊपर जाता है और टकरा के फिर वापस आता है, और फिर इसी लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर टेलीस्कोप अंदर चला आता है, और ये दोनों लाइट इंटरफेयर करता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। आप लोग देखोगे इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अगर आप लोग देखेंगे तो ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ना, ब्राइट वाला और डार्क वाला इस तरह से लोग बनाते हैं। ये एक ये इसका प्रॉपर डायग्राम रहा। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम जो बनाएंगे कंपनसेटिंग प्लेट, हम बार बार नहीं दिखाएंगे, हम तो सीधे डायग्राम बनाएंगे। हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें एक सोर्स को पॉइंट से दिखाएंगे, यहाँ पर एक सिल्वर प्लेट को भी पॉइंट से दिखाएंगे, मिरर दिखाएंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंपनसेटिंग प्लेट का रोल कभी कभी मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, ये कंपनसेटिंग प्लेट कहलाता है। एक्चुअली देखिए ये जो लाइट है कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, जरा देखिए, ये जो मिरर से लाइट टकरा रहा है उसको कितना दूरी ट्रेवल करना पड़ा, देखिए यहाँ से चला, ओके, रेड रेड कलर से दिखाते हैं, रेड लाइट को फॉलो करिए जो दिखा रहे हैं, रेड वाले को। ये लाइट यहाँ से चला, यहाँ से बैंड किया, फिर ऊपर गया और ये, तो एक मिरर को अगर देखा जाए, सेमी सिल्वर मिरर को ये 2 बार क्रॉस कर रहा, एक बार आ रहा और एक बार जा रहा, ठीक, फिर आते समय एक बार और क्रॉस कर रहा, 3 बार क्रॉस कर रहा। जबकि ये जो लाइट है ये एक ही बार यहाँ क्रॉस कर रहा था, और यदि ये वाला आप नहीं लगाइएगा तो एक ही बार क्रॉस करके रह जाएगा। लेकिन जब आप ये कंपनसेटिव प्लेट लगा रहे हैं तो ये भी लाइट जो यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद मतलब एक बार यहाँ के बाद एक बार गया यहाँ से, फिर वापस 2 बार, ठीक है, 3 बार इसका भी हो गया। एक तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों के लिए, ये पार्ट तो दोनों लाइट के लिए कॉमन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन 2 पार्ट जो ये लाइट एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा था M2 वाला मिरर का, वो ये नहीं ट्रेवल कर रहा था, इसलिए यहाँ पर कंपनसेटिव प्लेट निकाले। तो अगर पूछे कंपनसेटिव प्लेट क्यों यूज किया जाता है, टू मेक ऑप्टिकल पाथ इक्वल। रिफ्लेक्शन का जितना प्रोसेस इस लाइट में हो रहा उतना ही प्रोसेस इस लाइट में भी हो, इसके लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, कंपनसेटिव प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। 2 मिनट की, ठीक है। तो इस डायग्राम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनसेटिंग प्लेट का काम है ऑप्टिकल पाथ को इक्वल करना। ऑप्टिकल पाथ इक्वल करने का मतलब जितना रिफ्लेक्शन M1 मिरर वाला लाइट कर रहा उतना ही M2 वाला लाइट भी करे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब था। चलिए
सबसे पहले हम एक सोर्स बना लेते हैं, ये हमारा एक सोर्स हो गया, ठीक है। अब सीधे सीधे डायग्राम से हम लोग बात करेंगे। ये हमारा सोर्स है एस, इस सोर्स से एक लाइट निकलेगा, लाइट को हम रेड से दिखा दें। इस सोर्स से एक लाइट निकलेगा, जो यहां पर एक हमारा क्या रहेगा, ग्लास प्लेट रहेगा। यहाँ पर हमारा एक ग्लास प्लेट रहेगा, चलो ग्लास प्लेट को ग्रीन कलर से दिखा देंगे। हमारा यहाँ पर एक ग्लास प्लेट, ठीक। इस ग्लास प्लेट को चलो जी से दिखाते हैं, ग्लास प्लेट को हम लोग जी से दिखा देते हैं। ये हमारा सोर्स, इसको ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पर लाइट का दो पार्ट हो जाएगा, यहाँ पर लाइट का दो पार्ट हो जाएगा। एक पार्ट सीधा चला जाएगा M1 के पास, एक पार्ट ऊपर चला जाएगा M2 के पास। यहाँ पर एक मिरर है, यहाँ पर एक मिरर है, इस मिरर को हम M1 बोलते हैं। इस मिरर को यदि हम M1 बोले तो इस मिरर को हम M2 बोलेंगे। ये थोड़ा सा पीछे, इससे पता चलेगा आपका कि मिरर है, ये M1 M2 दो तो मिरर है। तो ये जो लाइट यहाँ चला इधर की ओर, लाइट के कलर अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ताकि लगे दोनों अलग अलग कलर का लाइट है। अगर आपको इंटरेस्टिंग है तो लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं हम। ये इसको ग्रीन कलर दिखा देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो लाइट है कैसे ट्रेवल कर रहा है, एक लाइट, ये लाइट यहाँ जा रहा है और फिर वापस टकराएगा यहाँ से। ये लाइट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के वापस आएगा। इस ग्लास प्लेट पे, बीच का ग्लास प्लेट कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट हम नहीं दिखा रहे, क्योंकि एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट से वो मतलब नहीं। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, हल्का आइडिया आपको दे चुके हैं। ये जो लाइट है ऊपर जाएगा और टकरा के वापस आएगा। दोनों लाइट जो है अलग अलग ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, अलग अलग पाथ ट्रेवल करेगा, टाइम अलग अलग लगेगा दोनों लाइट को। दोनों लाइट को अलग अलग टाइम लगेगा, उसके पीछे रीजन हम बताएंगे क्या रीजन है। और दोनों जो है अलग अलग टाइम क्यों लगेगा हम बताएंगे। और दोनों लाइट जो है यहाँ से वापस आएगा यहाँ टेलीस्कोप पर, और यहाँ पर जो है इंटरफेरेंस होगा। ठीक, अब इसका मैथमेटिक्स में हम आएंगे, उससे पहले इस डायग्राम पर एक दो बात यहाँ पर लिख देते हैं। जहां डायग्राम बनाते हैं यहीं पर एक दो बात लिखते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग बात है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि ये हिस्ट्री का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं, ये आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा जगाने के लिए बता रहे हैं, बेस्ट एक्सपेरिमेंट इन हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। इसके जैसा एक्सपेरिमेंट जल्दी नहीं हुआ, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंट माना जाता है फिजिक्स में। सेकेंड, इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट क्या था। तो ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से कहा जाए, इस एक्सपेरिमेंट का टारगेट था अर्थ का वेलोसिटी ईथर के रिस्पेक्ट में निकालना, है ना। दिस एक्सपेरिमेंट इज एम्ड एट, वाज एम्ड करते थे चूंकि पहले घटना, वाज एम्ड एट deriving speed of earth with respect to ether, और इसी को कहीं के एथर भी लिखता है, ईथर या एथर दोनों तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। एक बार हमको आपको चर्चा करेंगे ईथर क्या है, एथर क्या है। तो ईथर क्या होता है बेसिकली, आप लोग एक बार जरूर कुछ ना कुछ बीएससी में तो पढ़े होंगे इसके बारे में, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इस एक्सपेरिमेंट में, या इस एक्सपेरिमेंट को बोल सकते हैं फंडामेंटल टेस्ट। ये एक्सपेरिमेंट एक तरह का फंडामेंटल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, फंडामेंटल टेस्ट फॉर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का जो दो स्टेटमेंट था, जिसमें पहला स्टेटमेंट था कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा स्टेटमेंट था
कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। ये जो दोनों फंडामेंटल स्टेटमेंट है स्पेशल रिलेटिविटी का, इसको भी प्रूफ करने का या इसको 100% एस्टेब्लिश करने का काम किया माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अब एथर या ईथर से, क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ चुके हैं, लाइट कैसे मूव करता है, ये दो लाइट आपस में यहाँ इंटरफेयर करता है, इंटरफेरेंस करने से एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को देखा जाता है और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं। क्या एनालिसिस करते हैं, क्यों एनालिसिस करते हैं, वो सारा चीज हम लोग समझेंगे। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पर। इसका देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको दिखा चुके हैं। अब क्या है कि अब यहाँ पर हमको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा ईथर का। तब इस एक्सपेरिमेंट सेटअप में जैसे कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लाइट आया, ये लाइट यहाँ दो पार्ट में टूट गया, एक इधर एक इधर, दोनों लाइट जो सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है, आपको बता दें दोनों लाइट जो होता है सेम पाथ ट्रेवल करेगा और वापस इस टेलीस्कोप में आकर मिलेगा, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। जबकि इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने के लिए कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको याद हो, इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस यदि n लैम्डा है या इंटरफेरेंस पैटर्न में यदि पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाई 2 है, तो क्या बनता है इसमें? आप कोई बता सकते हैं? ब्राइट फ्रिंज बनता है या डार्क फ्रिंज? डेल्टा इक्वल टू n लैम्डा, डेल्टा मतलब पाथ डिफरेंस, दो रेज आके मिल रहा है या दो ब्राइट बनता है उसमें ब्राइट सर, ब्राइट फ्रिंजेस। हाँ हाँ, चलिए चलिए, वेरी गुड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ, और नीचे बोले सर 2n+1 हो गया सर, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ओ सॉरी सॉरी, हाँ 2n+1 छूट गया इसमें। हाँ 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। सर ये इसको होता है, माइनस में भी लिखते हैं ना सर, 2n-1 लैम्डा बाई 2। हाँ हाँ -1 भी लिख सकते हैं। हाँ, जो भी हम लोग का मेन टारगेट है क्या करना, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का कॉन्सेप्ट को समझना। तो एक एक कंडीशन से पार्ट डिफरेंस में क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है, और एक कंडीशन से क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि लाइट वेव से यदि पार्ट डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये लाइट वेव्स का जो पाथ है वो सेम रखते हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर क्या एक पैटर्न बनता है, यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, टाइम के चलते वो डिफरेंस क्रिएट होगा, हम आपको बताएंगे। टाइम दोनों का पाथ सेम है, लेकिन वेलोसिटी के डिफरेंस के चलते टाइम डिफरेंस आता है, जिसके चलते यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो वो चीज हम समझेंगे, पाथ सेम है लेकिन टाइम का डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस है, जिसके चलते यहाँ पर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। तो हमारे थे ईथर पर। देखिए ईथर क्या होता है। ईथर को जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस समय ईथर का कॉन्सेप्ट लगभग लोग एक्सेप्ट कर चुके थे। ऐसा माना जाता है कि ईथर क्या है, एक स्टेशनरी मीडियम है। ऐसा माना जाता था उस समय, ईथर एक स्टेशनरी मीडियम है ना, फॉर ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए जब लाइट को सबसे पहली बार वेव कहा गया था हाइजेन के द्वारा, तो उस समय एक सवाल उठा था कि लाइट अगर वेव है तो इसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी। जैसे साउंड को चलने के लिए एयर का जरूरत पड़ता है, वैसे लाइट के बारे में कहा गया कि इसको कोई ना कोई एक मीडियम चाहिए। उस समय एक हाइपोथेसिस लिया गया था ईथर मीडियम के बारे में, कि पूरे यूनिवर्स में एक मीडियम है ईथर, जो लाइट को सस्टेन कर सकता है, ठीक है। तो ईथर एक्चुअली जब प्रेजेंट है, तो ईथर का प्रेजेंस के जब ईथर सब जगह प्रेजेंट है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है, तो अगर हम लोग एक घटना देखें, कौन सा घटना है कि एक सन है हमारे पास, यहाँ बीच में सन है, ठीक है, और इसके अराउंड ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रहा, इसके अराउंड ऑर्बिट में अर्थ रोटेट कर रहा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो ये कॉन्सेप्ट था ईथर का, ये कहता है कि ईथर सब जगह है। इसका मतलब ये पूरा ईथर इधर भरा हुआ है। ये जो पूरा हमारा यूनिवर्स, हमारा सोलर सिस्टम है,
वो ईथर से पूरी तरह से भरा हुआ, जैसे हवा से भरे हुए हम लोग। ये जो कॉन्सेप्ट था इसके अनुसार पूरा यूनिवर्स जो है ईथर से भरा हुआ। इसका मतलब कि हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें कि हम सन और अर्थ की से बात कर रहे हैं, ये भी ईथर से भरा हुआ। ठीक, अब लाइट हमारा सपोज करो भी वेलोसिटी से इधर के मूव कर रहा है, सॉरी लाइट नहीं, अर्थ। अर्थ का आपको पता होना चाहिए कि अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड कितना वेलोसिटी से मूव करता है, किसी को आइडिया है? लगभग कितना? अर्थ का ऑर्बिटल वेलोसिटी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। ये अपने ऑर्बिट में घूमता है लगभग इस वेलोसिटी से सन के अराउंड। निकाल सकते हैं दूरी से सन से इसका क्या दूरी है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का चर्चा करके निकाल सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए अर्थ हमारे इस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा। ये हमारा जो लाल रंग से पूरा दिखा रहा है, ये हमारा ईथर मीडियम है, और ईथर मीडियम में लाइट चल रहा। ध्यान दीजिएगा, ईथर मीडियम में लाइट चल रहा। ये हमारा लाइट, मान लेते लाइट इधर क्यों जा रहा, लाइट किधर से भी जा सकता है, सपोज का लाइट इधर क्यों जा रहा। ठीक है, अगर हम ईथर मीडियम में खड़े हैं, आप समझिए, अगर ऑब्जर्व करने वाला ईथर मीडियम में खड़ा है, लाइट को देखने वाला अगर ईथर मीडियम में खड़ा है, तब तो लाइट का स्पीड इसको सी दिखेगा। लेकिन अगर हम अर्थ के फ्रेम से देखें, अगर हम अर्थ के फ्रेम से देखें, अगर ईथर मीडियम है तो अर्थ के फ्रेम से देखें, तो अर्थ चूंकि इधर की ओर वेलोसिटी कर रहा है और लाइट इधर की वेलोसिटी कर रहा है, तो अर्थ के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी कुछ और दिखेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये पानी है, इसके अंदर एक स्विमर है, ये रिवर, रिवर का अपना कुछ वेलोसिटी है, स्विमर का अपना कुछ वेलोसिटी है, और ये ग्राउंड में एक आदमी खड़ा है, तो आप पढ़े होंगे ग्राउंड में एक आदमी खड़ा। तो यदि आपसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर पूछा जाए तो आप लोग कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करते हैं आप लोग। अगर ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड में है तो यही रिलेशन वैलिड रहता है, ये आपका स्विमर हो गया, ये आपका रिवर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालते हैं, तो ये मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए आपको स्विमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना, तो निकाल दीजिए। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझिएगा, इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। बस यहीं पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर मान लीजिए अर्थ के अंदर एक लैब है, ये लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये हमारा लैब है। अर्थ के अंदर एक लैब है, लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये हमारा ईथर मीडियम है, ये हमारा ईथर मीडियम है, जिसमें कि लाइट इधर की ओर जा रहा है। किधर भी ले सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड करता है, अभी नहीं है। ये हमारा ईथर मीडियम है, इधर मीडियम मान लीजिए लाइट इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है सी वेलोसिटी से, और यहाँ अर्थ से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये हमारा लैब फ्रेम है, लैब से आप इसको देख रहे हैं। ऑब्जर्वर लैब में रेस्ट में है या अर्थ पर रेस्ट में, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालिएगा? वेलोसिटी ऑफ
ईथर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमारा लाइट है, जैसे यहाँ पर किया था ना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर कैसे लिखेगा? चल लाइट को कैपिटल स्मॉल एल से दिखाते हैं और ईथर को ई से दिखाते हैं। इसको बस वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखिए, क्योंकि हम इसी बेसिस पर सॉल्व करेंगे इसको, है ना। बाकी हम सीधे जाने भी सी माइनस भी करेंगे, लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में लाना चाह रहे ताकि ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो यहाँ समझिएगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर निकालने का जनरल फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर स्विमर की जगह लाइट है, ठीक है, और ये ईथर मीडियम है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर इक्वल टू क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम। तो जैसे यहाँ ग्राउंड में आदमी खड़ा है, वैसे यहाँ पर लैब में आदमी खड़ा है, वेलोसिटी ऑफ लैब माइनस वेलोसिटी ऑफ ईथर विथ रिस्पेक्ट टू लैब, एल फॉर लैब हो गया। तो इसलिए अगर हम निकाले वेलोसिटी ऑफ लाइट with respect to lab, velocity of light with respect to lab, the velocity of light with respect to ether plus velocity of ether with respect to lab। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। अभी का मेरा मेन टारगेट तो है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सके, बाकी यहाँ कहीं दिक्कत नहीं, जो प्रॉब्लम है यहीं पर आएगा, है ना। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या है, इस पूरे सिस्टम पर अब आते हैं, यहाँ के बाद छोड़िए, यहाँ पर आते हैं। मान ले ये पूरा अर्थ पर एक एक्सपेरिमेंट सेटअप यहाँ किया गया है, और पूरा का पूरा सेटअप जो है इधर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, और हमारा जो इधर की ओर मूव कर रहा है, तो इथर मीडियम तो इधर की ओर मूव करेगा। मान लेते हैं पूरा का पूरा सेटअप हमारा राइट साइड में मूव कर रहा है, इधर के भी वेलोसिटी से। तब हम क्या कर रहे हैं, हम चूंकि इसमें बैठे हुए हैं ना, हम चूंकि इस लैब में बैठे हुए हैं, तो हमको क्या दिखेगा कि इथर उल्टा घूम रहा। यहाँ मान के चलना हो कि इथर आपको दिखाई दे रहा है और इथर, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्विमर को क्या लगता है, पानी पीछे की ओर भाग रहा है, ये अगर क्यों पानी को अगर देखेगा तो पीछे की ओर, तो वैसे इस लैब में इसको इथर को लैब वाले को दिखेगा, लैब को दिखेगा इधर इधर क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि वही अपना वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अब जो है लाइट का वेलोसिटी इधर की ओर है, अगर लाइट अगर पहला देखा जाए, पहला पार्ट g to m1 का जर्नी देखा जाए, तो लाइट हमारा इधर क्यों मूव कर रहा है, c वेलोसिटी से, ठीक है। अब हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लैब। यहां पर हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लैब, या विथ रिस्पेक्ट टू द लैब या विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। अर्थ को कौन सा वेलोसिटी दिखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लैब विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर। यहां से ये इस चीज को यहां हम लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, ये तो फिक्स है, c है हमेशा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ईथर विथ रिस्पेक्ट टू द लैब, और ईथर का लैब के रिस्पेक्ट वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी, तो माइनस भी हो जाएगा, और चूंकि ये 180 डिग्री है तो यहाँ वेक्टर की भी जरूरत नहीं है। और एक्चुअली क्या है, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा इसको सॉल्व करके रूट अंडर VLE स्क्वायर VEL स्क्वायर प्लस 2 VLE VEL cos 180 डिग्री, है ना, तो हो जाएगा दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। जब रूट हटाइएगा तो यही चीज बचेगा c माइनस बी। तो वेलोसिटी जो यहाँ पर दिखेगा, अर्थ पर बैठे हुए आदमी को जो लाइट का वेलोसिटी दिखेगा c माइनस बी दिखेगा, g to m1 जर्नी के लिए। ये किसके लिए हो गया, g to m1 जर्नी के लिए, है ना, और c प्लस भी दिखेगा g to m1 टू वापस m1 टू g जर्नी के लिए। इसमें कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो बोलिए, फिर हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रहा है बोलिए।
कि बिल्कुल नहीं समझ में आया, कुछ ज्यादा समझा दी? नहीं सर, समझ में आया है। देखिए मेरा टारगेट है रिलेटिव वेक्टर, वेलोसिटी का concept। हम सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पर ही हैं, हम थोड़ा ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे जी हैं आप सर। लोगों को। हाँ, यहाँ यहाँ जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, उस ऑब्जर्वर को ये लैब फ्रेम है, तो लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में लाइट की वेलोसिटी क्या होगा? तो सिंपली लाइट की वेलोसिटी इधर की ओर है, इथर की वेलोसिटी इधर की ओर है, दोनों घटा देंगे, और जब m1 टू g का जर्नी में c प्लस भी हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू इथर निकल गया, c माइनस बी और c प्लस बी। ठीक है, दोबारा ज्वाइन करिए आप। तो देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसको बस हम डार्क कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, हमको इस रिजल्ट से मतलब इतना समझा, उसका यही मकसद था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, जो यहाँ पर ऑब्जर्वर को दिखेगा, लैब वाले ऑब्जर्वर को दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लैब, एल फॉर लाइट, यहाँ पर देखने कैपिटल एल ये लाइट के लिए है और स्मॉल एल लाइट के लिए रखे हैं, स्मॉल एल से हम लाइट दिखा रहे हैं और कैपिटल एल से हम लैब दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए बस हो गया, तुरंत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फिर से एक सोर्स है, सोर्स ये हमारा मिरर, ये मिरर की हम बात करते हैं, एक एक करके दिखा रहे हैं। इस मिरर में क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट जा रहा और टकरा के वापस आ रहा, ये M1 मिरर है, ये G है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना, ये हमारा क्या हो गया, ये ग्लास हो गया, ये सोर्स हो गया। टोटल टाइम टेकन बाय rays to travel G to M1 and बैक, बैक मतलब वापस आ गया, G to M1 गया फिर वापस आ गया, कि टोटल टाइम कितना लगा, तो इसको T1 मान लेते हैं, वो इसके लेंथ पर डिपेंड करेगा, इसको लेंथ को आप L1 मान लीजिए। ठीक है, कैपिटल एल, एक ही एल मानो चाहे L1 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एल ही मान लो। यहाँ पर इस डायग्राम में एक और काम करते हैं हम लोग, इस पूरे लेंथ को एल मान लेते हैं, इस लेंथ को भी एल मान लो, दोनों लेंथ को एल मान लो, तो टाइम कितना हो जाएगा जाते समय, G to M1 डिस्टेंस एल ट्रेवल किया, लाइट की वेलोसिटी c माइनस बी था, आते समय डिस्टेंस एल ट्रेवल करेगा, लाइट की वेलोसिटी c प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, एल सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी कॉमन ले ले अगर तो सॉरी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे में सी और बी को एलसीएम ले लिया, रुकिए दिखा दे रहे सॉल्व करके। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा, सी माइनस बी, सी प्लस बी हो जाएगा, एल सी प्लस बी प्लस एल सी माइनस बी, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बचेगा 2LC ऊपर बचेगा और नीचे में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। इसको आप चाहें तो c यहाँ से बाहर ले लेंगे तो 2L/c बचेगा इंटू 1/1 माइनस, इस फॉर्म में ला रहे हैं हम बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ से c कॉमन लीजिएगा तो बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बचेगा, ये चीज आ गया। ये आपका हो गया टाइम, है ना, ये इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। ये कौन सा टाइम था, जब आपका लाइट G to M1 गया और बैक टू G हुआ, ये हुआ हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। लेकिन एक और मोशन में बाकी है, सोर्स से जो लाइट यहाँ आया ग्लास पर, ये ऊपर भी गया, ऊपर मिरर पर भी गया और यहाँ से टकरा के वापस गया, ऊपर गया और टकरा के वापस आ गया, इसका भी लेंथ L है, इसका भी टाइम निकालिएगा। ठीक है, तो जैसा वेक्टर फॉर्म वहां किए थे वही वेक्टर का प्रोसेस यहाँ भी करना पड़ेगा, है ना। इसको हम सीधे वेक्टर डायग्राम बना के बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा G है,
ये हमारा जी है। चलिए इस पॉइंट से इसका वेक्टर डायग्राम बना रहे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जी है, जी से लाइट ऊपर क्यों जा रहा, चलो ध्यान दीजिएगा, ये जो भी दिखा रहे हैं, ये जो भी दिखा रहे हैं किसका भी है, भी है वेलोसिटी ऑफ लैब, ये भी वेलोसिटी ऑफ लैब है। इस डायग्राम में जो बनाए थे यहाँ पर भी, ये जो भी है ये वेलोसिटी ऑफ लैब है। यहाँ पर वो वेलोसिटी ऑफ ईथर हो जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ है एक तरह से ये, जो कि वेलोसिटी ऑफ ईथर की ओर ट्रीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि भी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लैब है, वेलोसिटी ऑफ लैब बोलिए और ईथर बोलिए, ठीक है। ठीक, और VLB क्या निकाले थे, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लैब, ये अलग था, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लैब। यहाँ पर हमको वही चीज निकालना है, तो ये लाइट सीधे जा रहा है तो यही आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये लाइट सीधे जा रहा है तो लाइट का वेलोसिटी है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सी से दिखाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल वाला जब से बना बताना। अच्छा ये नहीं, फिर से समझ बता गए दे रहे, सर। अच्छा बता दे रहे, रिकॉर्डिंग में आप लोग के लिए रहेगा, छूट गया था यहाँ। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, सो ये जो यहाँ तक तो आप लोग बताए हुए थे, हम रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया तो बता दे फिर से। यहाँ से ग्लास से लाइट ऊपर जा रहा और रिटर्न आ रहा, हमको इसी का वेलोसिटी पता करना है, जाने का वेलोसिटी और आने का वेलोसिटी, ठीक है। दोनों वेलोसिटी पता रहेगा तो अकॉर्डिंगली टाइम निकाल देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो एल है, एल बाई जाने का वेलोसिटी, एल बाई आने का वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी जब जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट मेरा टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर क्या किए हम जो हमको चाहिए ये वाला वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी लाइट ऊपर गया नीचे गया, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लैब चाहिए हमको, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लैब चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, इस पॉइंट पर कंसंट्रेट किए। इस पॉइंट से अगर देखा जाए तो लैब हमारा राइट साइड मूव कर रहा, तो ईथर का वेलोसिटी तो इधर क्यों होगा, हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ ईथर विथ रिस्पेक्ट टू द लैब, जो कि हमको पता है जो इधर की ओर होगा भी। अच्छा हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू लैब, वो निकालना है। जब ये दो चीज हमको पता है कि दोनों चीज चाहिए, तो तीसरा तो रिजल्टेंट इधर ही जाएगा, और ये रिजल्टेंट होगा क्या इस फॉर्मूले के अनुसार, वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू ईथर, यही हमारा रिजल्टेंट होगा, और इसका वेलोसिटी हमेशा सी फिक्स है, इसलिए इसको हम सी मान सकते हैं। तो अगर ये सी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी स्क्वायर में से अगर इस भी स्क्वायर घटा दे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू द लैम्प निकल जाएगा, यही चीज करना था। तो जब ये निकल गया तो T2 क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर निकाले तो टाइम, मतलब यहाँ पर निकालना होगा आपको, टाइम टेकन बाय रेज टू ट्रेवल, म्यूट कर लीजिए, ट्रेवल G2 M2 एंड बैक, कितना होगा G2 M2 एंड बैक कितना होगा बताइए। ये सिंपली हो जाएगा, इसको T2 बोलते हैं, L बाय ये वेलोसिटी होगा, इस बार तो वेलोसिटी यही ना है, सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, रूट अंडर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, जाने का हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस आने का हो जाएगा रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो, 12 बाय रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर अगर T2 माइनस T1 आप निकालते हैं, अगर आप T2 माइनस T1 कर दें, ये आपका T1 निकला हुआ, T2 दोनों से, अच्छा इसको थोड़ा सा और सजा के आप क्या लिख सकते हैं, 12 बाय सी को बाहर निकाल दीजिए, सी को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और अब दोनों घटाएंगे तो 12 बाय सी को बाहर लेके क्या लिख सकते हैं आप, इस तरह से जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं, 12 बाय सी, इसका बचेगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये पूरा रूट रहेगा, माइनस
1/1 माइनस v²/c², ये फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि 2 इसको मान सकते हैं, 3 इसको मान लीजिए। अच्छा, तो ये टाइम डिफरेंस आ गया। इसका मतलब कि दो रेज जो पहुंच रहा है एक पैरेलल पार्ट से टकरा के, एक जो है इस मिरर से टकरा के वापस आ रहा है, और जो इस मिरर से टकरा के M1 से टकरा के जो वापस यहाँ आ रहा है, और M2 से टकरा के जो वापस आ रहा है, दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस है। और इस टाइम डिफरेंस के चलते क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, और फेज डिफरेंस के चलते क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। क्यों? नाउ वी नो फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फेज डिफरेंस, जिसको हम फाई से देखा, डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी, ये एक्चुअली डेल्टा टी निकल गया, ठीक है, ये डेल्टा टी निकल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस, डेल्टा टी बाय कैपिटल टी इंटू 2 पाई, ये फॉर्मूला होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, क्योंकि देखिए टी टाइम पर वेव 2 पाई फेज डिफरेंस ट्रेवल करता है। आपको पता होना चाहिए, एक वेव जब पूरा टी टाइम ट्रेवल करता है तो 2 पाई फेज बनाता है। तो टी समय में कितना हो जाएगा, 2 पाई/t इंटू टी फेज, यही ना होगा। ये तो 2 पाई/t इंटू टी को हम फेज डिफरेंस बोल रहे हैं, है ना। इसी में जब डेल्टा लगा दोगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा। ये फॉर्मूला था। डेल्टा टी आप यहाँ से पता कर लेंगे तो आपको फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसा फेज डिफरेंस रहेगा वैसा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस से मतलब यहां से ये पता चला कि इंटरफेरेंस होगा, मीन्स ये पार्ट ये शो कर रहा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, अब हम लोग लगभग पहुंच गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। यहां से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर 1 - v²/c² है, √1 - v²/c, उसका अंतर है, 12/c दोनों कॉमन था। लेकिन जो मेरा मेन टारगेट था ये पता करना कि लाइट का वेलोसिटी कितना है, वो यहां से नहीं निकल पाएगा। अब यहाँ के बाद क्या करना होगा, पूरे apparatus को, अब ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्ट को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब पूरे apparatus को हम लोग पलटने जा रहे हैं। अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी ये apparatus था, ये M1 था, ये M2 था, अब लगभग खत्म होने वाला है। अभी तक क्या किए थे, M1 पर लाइट गया वापस आया, कितना टाइम लगा, निकाल दिए। M2 पर लाइट गया वापस आया, कितना टाइम लगा, निकाल दिए। हमने देखा टाइम डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा तो फेज डिफरेंस आ रहा, फेज डिफरेंस आ रहा तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। तो यहां से पता चल गया कि यहाँ लाइट वेव्स इंटरफेरेंस पैटर्न बने। अब क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को 90 डिग्री पर रोटेट करते हैं। देखिए रोटेट करने से क्या होगा, 90 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा, पूरे जब 90 डिग्री रोटेट करेगा तो क्या होगा, ये जो M2 है, देखो ये M2 जो है वो घूम के यहाँ आ जाएगा, सोर्स घूम के यहाँ आ जाएगा, और ये M1 घूम के यहाँ आ जाएगा। इसका डायग्राम नीचे बना देंगे, लेकिन फिलहाल क्या होगा आपको बता दिए, M2 घूम के यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री यहाँ चलाएगा, टेलीस्कोप यहाँ चलाएगा, और M1 घूम के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सब मूव कर जाएगा। अब जब हम बनाते लगभग पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर आ चुके थे। एक पेज ऐड करो, इस बार सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ऑन रोटेटिंग whole apparatus by 90 डिग्री, पूरे apparatus को 90 जब रोटेट कर दीजिएगा तो हमारा जो डायग्राम है वो बदल जाएगा। अब हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, अब यहाँ हमारा सोर्स हो जाएगा, ये सोर्स से लाइट जाएगा, यहाँ पर हमारा ग्लास होगा, ये सोर्स होगा, ये ग्लास होगा। अब जो है इस ग्लास से 2 रेज निकलेगा, एक इधर की ओर और एक ऊपर की ओर। ठीक है, यहाँ एक मिरर होगा, यहाँ एक मिरर होगा। ठीक है, और इधर हमारा फाइनली दोनों टकरा के जब आएगा तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखेगा।
तो टेलीस्कोप का हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये हमारा M1, अब हमारा M1 यहाँ आ गया, M2 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से हम T1 निकालेंगे, फिर से T2 निकालेंगे। देखिए T1 में तो फर्क आ सकता है, T1 में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि लाइट ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, वही कंडीशन है जो यहाँ पर था। जो कंडीशन यहाँ पर था लाइट का ऊपर ट्रेवल करने का, देखिए यहाँ पर लाइट ऊपर गया नीचे आया, वही कंडीशन अब M1 के साथ वही चीज हो रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसको T1 बोलिए T2 बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक टाइम यहां से आएगा ऊपर नीचे, इसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले क्या था, पहले हमारा लैब जो था, जैसे ये देखो इधर गया, लाइट टकराएगा, यहाँ से जाएगा फिर वापस आएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा टकराएगा वापस आएगा। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद अंतर कुछ नहीं आने वाला है। देखिए ये जो टाइम है वही रहेगा, इसमें वही चीज है, जाते समय C प्लस, बस अंतर ये है कि जैसे कि यहाँ पर आते समय C माइनस भी था और यहाँ से लौटते समय C प्लस भी था, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जाते समय C प्लस भी हो जाएगा तो आते समय C माइनस भी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल दोनों का सेम आएगा। मतलब हमारा जो T1 आएगा इस बार भी वही आएगा, 2L1/C आएगा, सॉरी 2L, C 1/√1 माइनस V²/C² आएगा। और T2, ये T1 मान रहे इसको T2 मान रहे, और T2 हमारा क्या आएगा, 2L/C 1/1 माइनस V²/C², ठीक है। डेल्टा T कितना आएगा, T2 माइनस T1 आएगा, ठीक है। दोनों से 12/C बाहर ले लेंगे, क्या आएगा, 1/, ये पहले आ जाएगा 1 माइनस V²/C² माइनस 1/√1 माइनस V²/C², ठीक है। यहाँ पर फिर से एक फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई डैश, जो कितना आएगा, जैसे यहाँ पर डेल्टा फाई निकाले थे, देखो अच्छा बताइए, ये जो डेल्टा T निकला और यहाँ जो डेल्टा T डैश, इसको मान लो बोल देते हैं, दोनों में कोई अंतर आएगा, सेम रहेगा, बताइए। यहीं पर तो मामला मेन है, लेकिन कोई डिफरेंस, ये दोनों, ये भी वही चीज आएगा। तो बस हम दिखा रहे हैं कि 90 डिग्री करने के बाद जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही रिजल्ट आने वाला है। यहाँ डेल्टा T डैश इसको हम बता दिए, डेल्टा T डैश बाई, एक सेकेंड, डेल्टा T डैश बाई T इंटू 2π, है ना। इस तरह से हमारा डेल्टा फाई डैश निकल गया, जो कि हो गया डेल्टा T डैश T/2π। ये जो वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, जबकि हम लोग जो निकाले हैं डेल्टा फाई, यहाँ जो डेल्टा फाई निकला एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और यदि हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें और 2π से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालें, डेल्टा फाई माइनस डेल्टा फाई डैश करें और 2π से डिवाइड कर दे, तो ये निकलता नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट, ये नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट निकलता है। अब बोलेगा नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जब अपैरेटस को आप, ये शुरुआती पोजीशन था, ये हमारा सोर्स था, ये हमारा ग्लास था, ये पहला सिचुएशन था जिसमें कि मिरर ये M1 था और ये मिरर M2 था। लाइट यहाँ से गया टकरा के वापस आया, यहाँ से टकरा के वापस आया, और दोनों में फेज डिफरेंस हम कैलकुलेट किए थे। अब क्या करेंगे, जब इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पर, पूरे अपैरेटस को रोटेट कर 90 डिग्री पर, वहां उस समय पूरे कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को देखेंगे
कॉन्टिन्यूसली इस प्रोसेस को देखते जाएंगे और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, फ्रिंज का शिफ्टिंग होता है। फ्रिंज शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तरह का फ्रिंज बनता है, देखिए दो तरह का फ्रिंज बनता है। रोटेशंस पहले का स्थिति बता रहे हैं। देखिए ऐसा फ्रिंज बन सकता है, चाहे ऐसा फ्रिंज बन सकता है, ऐसा फ्रिंज भी बन सकता है। ये देखिए ये सबसे बेहतरीन फ्रिंज कहलाता है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है, ठीक है। इसको लोकलाइज फ्रिंज बोलते हैं। एक लिमिटेड एरिया में ये आपको इस तरह का दिखता है, और इसी को हाइडिंजर फ्रिंजेस भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता भी है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है ना। इसको हाइडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं। ये हो गया हाइडिंजर फ्रिंजेस, या इसी को बोलते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग है इसमें पूछा है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर आर, तो उसका नाम क्या है। इक्वल इंक्लिनेशन फ्रिंजेस हैं, या माइकलसन फ्रिंजेस हैं, या हाइडिंजर फ्रिंजेस हैं, या मोरले फ्रिंजेस हैं, इसका नाम है। अब देखिए जैसे आप अपैरेटस, ये आपका अपैरेटस का पहला पोजीशन था, मिरर 1 मिरर 2, ये आपका जी, ये आपका सोर्स, ये मिरर 1 और मिरर 2। एग्जैक्ट अगर 90 डिग्री पर आप रखे हैं, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर देखिए, एग्जैक्ट अगर दोनों मिरर 90 डिग्री पर हैं, एक्सटेंड कर 90 डिग्री बना रहा है, तब इस तरह का फ्रिंजेस दिखेगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी टेढ़ा मेढ़ा किए इसको, तो देखिए इस तरह का फ्रिंज दिखता है। देखिए यहाँ एग्जैक्ट 90 डिग्री पर दोनों मिरर हैं, तो ऐसा फ्रिंज दिखता है। और यदि आप लोग क्या किए, ट्विस्ट कर दिए, मिरर को टिल्ट कर दिए, तो आपको स्ट्रेट फ्रिंजेस दिखता है। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस कब बनता है, जब मिरर एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं होता, और जब मिरर एक दूसरे पर ठीक परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर एंगल बनाता है, तब उसमें आपका हाइडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का मेन टारगेट क्या होता है, ये तो मैथमेटिकली हम दिखा दिए दोनों कैलकुलेशन। मेन टारगेट होता है कि जब आप अपैरेटस को रोटेट करते हैं, तो एक आंख से लगातार इसको देखते रहते हैं, अपने आई से आप लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं इस फ्रिंज को। आप क्या देखेंगे, फ्रिंज ये जो ब्राइट पार्ट है, ये ब्राइट पार्ट जो है, ये जो लाल वाला पूरा पार्ट दिख रहा है, ये जो लाल पार्ट है धीरे धीरे अंदर की ओर आता है, पता ही नहीं चल, देखो ये रेड पार्ट जो है धीरे धीरे अंदर की ओर आता है और अंदर आके खत्म हो जाता है, और ये शिफ्ट कर जाता है यहाँ, फिर ये शिफ्ट कर जाता है यहाँ, फिर ये शिफ्ट कर जाता है यहाँ। तो मतलब आपको करना क्या, सेंटर पर देखना कितना रेड, कितना यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है। शिफ्टिंग मतलब मान लीजिए जैसे आप उसको मूव करिएगा, तो ये फ्रिंज जो अंदर आके खत्म हो जाएगा। मोशन कुछ ऐसा होता है कि ये रेड मूव करके यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ नया रेड चलाएगा, फिर थोड़ा सा मूव करेगा, फिर वो यहाँ आके खत्म हो जाएगा। तो आपको काउंटिंग करना कितना फ्रिंज शिफ्टिंग हो रहा है, इसी को फ्रिंज शिफ्टिंग बोलते हैं। में से निकलते हैं, अगर दोनों को डिवाइड करके 2 पाई से करते हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग निकलता है, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टिंग निकलता है, इसका वैल्यू आना चाहिए था 0.44, कैलकुलेटेड वैल्यू 0.44 आना चाहिए था। जो सबका वैल्यू पुट करने पर आएगा, एल का वैल्यू, सी का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करने पर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आया, है ना, ये वैल्यू नहीं आया। ये थ्योरेटिकल वैल्यू था जो आना चाहिए था, बट ये वैल्यू नहीं आया। जो वैल्यू आया वो इससे बहुत कम था। These many fringes must have shifted, but no fringe
shift value was observed, or fringe shift in experiment was almost null. This leads to conclusion that there is no ether medium. इस वैल्यू को बहुत लोग, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट आ रहा है, इससे बचने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें एक लेंथ को L1 मान लेते हैं, एक लेंथ को L2 मान लेते हैं। पर एनीवे हम लोग का जो टारगेट था ये दिखाना कि फ्रिंज शिफ्ट कैसे निकलता है। फ्रिंज शिफ्ट निकल गया और फ्रिंज शिफ्ट हमने देखा 0.44, ये थ्योरेटिकली आना चाहिए था, लेकिन ये जो ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट देखा गया वो ऑलमोस्ट नल देखा गया, ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर के बराबर देखा गया, और यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि देयर इज नो ईथर मीडियम, जो इस एक्सपेरिमेंट का जिस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे।